ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। अखंड भारत was the dream of श्री अरविंद। अखंड भारत श्री अरविंद का सपना है। अखंड भारत का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। अखंड भारत आखिर क्या है? What is the concept of अनडिवाइडेड इंडिया? कौन सा देश अखंड भारत में शामिल होना चाहिए? श्री अरविंद अखंड भारत के बारे में क्या मैसेज दिए हैं और भारत पाकिस्तान के बीच जो पार्टीशन हुआ है इसके बारे में श्री अरविंद का क्या राय था, इनके बारे में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में चर्चा हो चुका है। लेकिन आज की जो हालात है देश का, यही समय पर भारत कैसे अखंड बनेगा? कुछ लोगों का मन में ये सवाल है, क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? क्या अखंड भारत का जो कंसेप्ट है ये क्या संभव है? हो सकता है क्या? मौजूदा जो हालात है, हम कैसे उम्मीद करेंगे कि अखंड भारत होगा? ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा सिम्टम। कुछ लोगों का सवाल है, जो भारत का कुछ हिस्सा जिसे हम अक्साई चीन मानते हैं और चाइना कब्जा करके रखा हुआ है, क्या हम उसको ले पाएंगे? और आज़ादी का 75 साल होने के बावजूद हम तो पीओके भी हासिल कर नहीं पाए। हम कैसे उम्मीद करेंगे कि भारत अखंड होगा? अखंड भारत का कंसेप्ट कैसा होगा? आखिर श्री अरविंद का सपना कैसा सोचेगा? इस प्रकार की तरह तरह सवाल लोगों का मन में आ रहा है। अब आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए जो सवाल आ रहा है मन में, इन लोगों का जो डाउट है, मैं हर प्रयास करूंगा इस डाउट क्लियर करने के लिए। मैं आज कुछ वक्तव्य रखूंगा। 200 साल अंग्रेज का हुकूमत का दौर ये देश देख चुका है, लेकिन उसी समय इस गुलामी का इतना हावी हो चुका था कि इस लोगों के ऊपर कि वो उसी समय अगर उनके सामने आज़ादी के बाद कोई बोलता है तो वो कभी स्वीकार नहीं करते। उसका मानसिकता गुलामी की से इतना परिचित था कि वो कभी आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन आखिरी 200 साल अंग्रेज सरकार की हुकूमत से हमें निजात मिला, ये संभव हुआ कैसे? और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में 370 धारा 35A, वो तो कुछ मजबूरी था भारत के लिए, वो कश्मीर पे लागू हुआ था, वो तो हमको पता है। लेकिन इसको हटाने में हमें 70 साल गवा दी। कुछ लोगों का सपना था 370 धारा हटने के लिए, लेकिन वो दुनिया से भी चले गए। लेकिन आज उसका सपना पूरा हो रहा है और भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे करके दिखाया है। और इतिहास की
पन्ना पर उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कैसे भी किसी को मंजूर होगा कि देश में 2 फ्लैग, कैसे किसी को मंजूर होगा? 2 कॉन्स्टिट्यूशन, अलग सा नियम, कश्मीर होते हुए भी हम अपनापन महसूस नहीं कर पाते थे। इसीलिए ये जो मलाल था वो दूर हो गया और एक दिन 370 धारा 35 कश्मीर से हट गया। ये तो यकीन के बाहर थे। वो कैसा संभव हुआ? ठीक इसी तरह अखंड भारत का सपना भी ऐसा है और जरूर एक दिन सच साबित होगा। ये इम्पॉसिबल नहीं है, श्री अरविंद का सपना है। श्री अरविंद जो सपना देखते हैं ना, ये सिर्फ सपना नहीं है, सच है। ये तो हकीकत है। श्री अरविंद योग दृष्टि से ये सब देख चुके हैं। एक महान साधक है, महातपस्वी है, महायोगी है, जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर उन्होंने साधना की मानवता के लिए, देश के लिए। उनका बात कभी गलत नहीं हो सकता है और एक दिन अखंड भारत का सच जरूर साबित होगा। लेकिन हमें धीरज रखना होगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक आदमी अपने बगीचे में घूम रहा था और जो तरह तरह का फूल बगीचे में था उसे देखकर वो लुत्फ उठा रहा था। इनका मन में जरा ख्याल आया कि आखिरी सांझ का जो फूल का कली कैसे फूल में तब्दील हो जाता है। जब भी देखता है तो सुबह फूल खिलता है और कैसा संभव हो जाता है। इनका मन में जो ख्याल आया, इसलिए उन्हें रात भर उजागर रहा और उन्होंने क्या किया, रात भर बार बार जाकर जब फूल के कली थे बगीचे में जाकर उन्हें तहकीकात की और जब भी गया लेकिन कुछ उन्होंने कोई फूल में तब्दील होने का कोई गुंजाइश उन्हें दिखाई नहीं दिया। कोई सिम्टम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उनका मन में ये आ गया कि शायद ये सब जो फूल का कली आज देख रहा है वो फूल नहीं होगा। लेकिन सुबह होते ही जब उन्होंने फिर बगीचा में टहलने के लिए गया तो देखा कि सांझ का जो फूल का कली थे सब फूल में तब्दील हो चुका था। ये कैसा हो गया? आखिर माजरा क्या है? कौन सा समय था? उसी समय में वो फूल का कली फूल में हो रहा था, वो तो पता कर नहीं पाया। ठीक इसी समय का वो जानकारी नहीं था। ठीक इसी तरह हम अगर देखेंगे तो अखंड भारत का काम हो रहा है लेकिन हम पता नहीं कर पा रहे थे। एक दिन अखंड भारत होगा लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले किस्मत से आगे कुछ नहीं होता है दोस्त। तो संत कबीर की अगर बात हम माने तो उनके मुताबिक धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। चाहे माली 100 घड़ा पानी सींचे ना क्यों, लेकिन जब तक समय नहीं आएगा, ऋतु नहीं आएगा, फल नहीं होगा। इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार से पहले कुछ नहीं होगा। इसीलिए शायद जो समय सीमा हम तय करेंगे कि भारत अखंड भारत होगा, इसी समय सीमा हम फिक्स करेंगे। इट इज अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन नॉट से अबाउट द फ्यूचर। ये तो कभी नहीं हो सकता है कि हम उसे को यही समय पर अखंड भारत हो जाएगा। शायद जल्दबाजी हो सकता है, इसीलिए इंतजार करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट एंड वॉच टिल द रिजल्ट कम्स। होगा, ये तो काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है, लेकिन हम पता नहीं कर पाते हैं। और अखंड भारत के और कुछ लोगों का भी सपना है। जैसे अगर हम देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो तो एक शानदार लीडर थे। ही वॉज एन इनक्रेडिबल लीडर।
he was an architect of unification of India. ये तो सब जानते हैं। अगर हम देखेंगे तो भारत का जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया। 1971 का जो जंग था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो तो हमें जीत मिली, भारत का जीत हुआ। और इनके लिए जितना तारीफ किया जाएगा मिसेस इंदिरा गांधी जो भारत का प्रधानमंत्री वो कम होगा। और उन्होंने भी इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। हालांकि उसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग देश बन गया, वो उनका भूल नीति था। पाकिस्तान आज इस बांग्लादेश को पकड़ नहीं पाया, लेकिन वो कश्मीर का ख्वाब दिन में देख रहा है। ये तो सरासर गलत है। और 370 धारा हटाकर जो परचम ले रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी काबिल तारीफ की बात है। ऐसे बहुत नेताओं ने देश को अखंड भारत देखना चाहते हैं, जैसे कि कुछ देश प्रेमी संगठन आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, इनका भी एजेंडा में अखंड भारत है। वो भी चाहते हैं भारत का अखंड भारत का रूप देखने के लिए, वो भी तरस रहे हैं। और अगर सर संघ चालक मोहन भागवत की अगर बात करें तो उनका इस मामला में रूप साफ किए हैं और उन्होंने बहुत कुछ देशवासी के लिए उन्होंने अखंड भारत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा और भी कुछ नेताओं हैं, कुछ लोगों हैं जिनका जहन में अखंड भारत का सपना भी अभी भी है, बरकरार है। होना चाहिए। हर देशवासी को किसी भी धर्म और मजहब से कोई मतलब नहीं है। जो भारत का सिटीजन है, देशवासी है, सबको ये होना चाहिए अखंड भारत का सपना। और एक दिन ये सपना साकार होगा। अपने हिसाब से दुनिया नहीं चलती है दोस्त, समय के हिसाब से दुनिया बदलती है। लेकिन इसके लिए हमको धीरज रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और अखंड भारत की बात होगी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात कैसे नहीं होगी। वो तो एक सोशलिस्ट लीडर थे। वो तो स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख दावेदार थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारे को कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भी मजबूरन जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने बड़ी बात उसी समय बताए थे, जो कि आज भी उसका प्रसंग काफी ज्यादा मालूम होता है। उन्होंने महासंघ की बात की थी। एक भारत और पाकिस्तान के बीच एक फेडरेटिंग यूनिट बनाने की बात की थी। उन्होंने बताया थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 चीज कॉमन होना चाहिए। एक आर्मी, दूसरा फॉरेन पॉलिसी और तीसरा कम्युनिकेशन। ये 3 एक होना चाहिए। उसके अलावा जो भी है अपने अपने देश के हिसाब से होना चाहिए। कितना महान बात उन्होंने उसी समय बताए थे। और जब अखंड भारत की बात होगा तो पंडित दीनदयाल शर्मा उपाध्याय की बात कैसे नहीं होगी। वो भी एक शानदार आदमी थे। उनका भी सपना अखंड भारत का था। उनके हिसाब से राष्ट्र धर्म का मतलब भारत माता है, सिर्फ भारत नहीं है। और इस भारत माता से अगर माता शब्द को हटा दिया जाएगा तो एक जमीन का टुकड़ा है। कुछ उन्होंने बताए थे। और वही बात तो श्री अरविंदो बताए थे। वही बात पहले श्री अरविंदो बताए थे कि देश को उन्होंने माँ माना थे। तो उन्होंने श्री अरविंदो ने जो बताया कि आप जिसे जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी, शस्य क्षेत्र
का एक जड़ भूमि मानते हैं, मैं उसे माता मानता हूँ। भारत मेरे लिए माता है, ये मेरे माता जैसे है और मैं इस माता के लिए पूजा करता हूँ, भारत माता को मैं पूजा करता हूँ। ये बात तो शिवानंद में बताए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखंड भारत के बारे में उन्होंने जो बताया है, अखंड भारत इज इन द नेचर ऑफ इंडिया, डिवाइड इज अननेचुरल। अखंड भारत तो हमारे देश की फितरत में है, हम कैसे उसको छोड़ेंगे? हम हरगिज उसको छोड़ नहीं पाएंगे। जब तक भारत है ना, अखंड भारत का जो सपना बरकरार रहेगा, ये जरूर सच साबित होगा। ये डिवाइड इंडिया तो ये तो आर्टिफिशियल है, अननेचुरल है, किसी को भी मंजूर नहीं था। एंड पार्टीशन वाज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंप्रोमाइज बिटवीन लीडर्स। लीडरों ने पार्टीशन का अंजाम दिया। ये बंटवारा का अंजाम देने वाला चंद नेताओं, आवाम से कोई मतलब नहीं था, लोगों इसमें कोई मतलब नहीं था। लोगों को गुमराह किया गया और पार्टीशन किया गया, जिसको किसी को भी मंजूर नहीं था। दरअसल में देखा जाए तो वो जो पार्टीशन के बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक महत्वपूर्ण बात की। पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हैज पार्टीशंस द पॉलिटिकल independent of the country. It would be wrong to consider it as a separate independent state. ये जो पार्टीशन हुआ है, ये तो जायज नहीं था। ये तो अंग्रेज सरकार की कंस्पिरेसी था। It was a conspiracy against us. Either India or Pakistan, nobody could understand it. लेकिन पाकिस्तान को एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट मानना शायद गलत होगा। ये तो गुलामी की निशानी है। तो इसीलिए पाकिस्तान को इस गुलामी की से मुक्त कराना है, तब हमारे पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं। इतना बड़ा बात उन्होंने बताया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन लोगों का जो भी सपना है ना, वो कभी बेकार साबित नहीं होगा। इस दिशा में बहुत कदम हम आगे बढ़ चुके हैं, एक के बाद एक। क्या 370 धारा उठना क्या एक कदम नहीं है? क्या इंडिया यूनिफिकेशन एक कदम नहीं है? बांग्लादेश अलग होना क्या अखंड भारत के दिशा में एक कदम नहीं है? आज के दौर में अगर देखा जाएगा तो पाकिस्तान से बेहतर रिश्ता बांग्लादेश के साथ है हमारा। इसीलिए ये सब काम हो रहा है, लेकिन हम उसको मालूम कर नहीं पा रहा है, सच को हमको जानकारी नहीं है। अरे 1940 में जब लाहौर में मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी समय तो पार्टीशन का नींव पड़ा था, जिसको खुदा कभी मंजूर नहीं था। नेता का बात छोड़िए, खुदा की फरमान के बगैर ना पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। और पार्टीशन कैसे हो गया? ये तो खुदा का भी मंजूर था, ये तो बहुत नाइंसाफी था, जायज नहीं था। वो कभी भी किसी ने स्वीकार नहीं किया। 3 दिन तक वहां पर मीटिंग चला। 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में, और लाहौर डिक्लेरेशन आ गया। एक जाति मजहब के आधार पर देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की सोच। एक मुस्लिम देश क्यों ना बनाया जाए, लेकिन खुदा को मंजूर नहीं था। लेकिन उससे कोई किसी का नजर में आया नहीं। उसी समय दरार पैदा हो गया था। लेकिन
जब पार्टीशन हुआ ना, ये दरार साफ दिखाई दिया। पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अरे 2000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर का फासला क्या कम है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान? ये तो जोग्राफिकली भी अलाउ नहीं था। बीच में समुद्र रहता तो बात कुछ अलग होता, लेकिन भारत और भारत के साथ पाकिस्तान का क्या रिश्ता सबको पता है। ये कितना जायज था। और आखिरी 25 साल तक पाकिस्तान टिका नहीं और बांग्लादेश बिखर गया, बांग्लादेश अलग देश बन गया। उसकी जिम्मेदारी उनका नीति है। आज पाकिस्तान के बारे में बोलना क्या जरूरी है? हम तो किसी को नसीहत देना नहीं चाहते हैं, ना हम किसी का भूल निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जहां अखंड भारत के रास्ते में खराब हो रहा है, जो माहौल प्रेम का माहौल बिगाड़ रहा है, समस्या का हल निकालने से पहले समस्या के जड़ तक हमको पहुंचना होगा। इसीलिए आज ये बात हमको पता करना चाहिए आखिर जड़ कहाँ है, समस्या कहाँ है। पार्टीशन हुआ, जिस आधार पर पार्टीशन हुआ, दो नेशन थियरी, वो तो बेबुनियाद मालूम हुआ। आज तक 75 साल में कभी भी पाकिस्तान में चुने हुए सरकार टिक नहीं पा रहा है। पाकिस्तान का अंदरूनी हालत तो चिंताजनक है। हाल ही में जो हो रहा है सबको पता है। और कभी शिया सुन्नी के दरमियान समस्या है तो मुहाजिर का समस्या है, तो अहमदिया मुसलमान का, इस प्रकार समस्या से घिरा हुआ है। लेकिन मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान की माली हालत है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोग वहां पर दाने दाने पे लिए तरस रहे हैं। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रहा है वहां, और क्या बात करें, लोग का चैन छीन जा रहा है। लोग काफी परेशानी में है वहां पर, और खाने पीने का कीमत में काफी इजाफा हो चुका है, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं 75 साल में। और लोगों ने गुमराह हो रहा है, अपने रास्ते से भटक रहा है। लेकिन अगर हम एक बात देखेंगे तो इसी रास्ते से कौन निकालेगा उनको? पाकिस्तान का जो हालात है, लेकिन वो फाइनेंस के लिए उसे दर बदर होना पड़ता है, लेकिन फाइनेंस भी ठीक समय से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। इससे हम खुश नहीं है, भारत कभी खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे लिए पड़ोसी को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। और सार्क देश जो है, सब पड़ोसियों को हम मदद कर रहे हैं सिवाय पाकिस्तान। क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं? हमको कोई क्यों मौका नहीं मिल रहा है? इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान का रस्सी जल गई, लेकिन बल गई नहीं। अभी जो हाल ही में G20 समिट हुआ था कश्मीर में, पाकिस्तान दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी, उसे भी वो मौका गवा दिया, शामिल हुआ नहीं। लेकिन दरअसल में जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कश्मीर के बारे में गलत संदेश दिया जा रहा है, दरअसल में ये ऐसा नहीं है। कश्मीर में अमन चैन है 370 धारा हटने के बाद। ये तो छोटा मोटा अगर घटना भी होता है तो हर देश में हर कोई जगह में होता है, ये कोई बड़े बात नहीं। लेकिन अमूमन ये जो हालत है वो कभी उत्साहजनक है, वो देखने का लायक है। पाकिस्तान तो ये सब संभाल नहीं पा रहा है। कश्मीर एक
भारत का एक चमकता हुआ चांद की तरफ है, और ये चमकता हुआ चांद के लिए काली घटा का क्या जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान का हर मनसूबा पानी फिर रहा है, वो तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मुझे तो लगता है ये नूरा कुश्ती के जैसा है। नूरा कुश्ती का मतलब क्या है? दोनों पहलवान के कुश्ती से पहले तय हो जाता है कोई किसी को चीत नहीं करेगा, और कुश्ती चलता रहेगा। ये तो सरासर गलत है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन ठीक इसी तरह कश्मीर का मसला सियासी रोटी सकने के लिए एक मुद्दा बनाया गया है, लेकिन सबको पाकिस्तान के सबको नेताओं को मालूम है कि ये मसला हल हो चुका है, पता है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको अपना एजेंडा में शामिल कर रहा है। ये नूरा कुश्ती जैसा है। लेकिन हमने ये उम्मीद जगना चाहिए। आज पाकिस्तान ने जो माहौल बनाया, दहशतगर्द का जो माहौल बनाया, इसके लिए उनका सारे विश्व में फजीहत हो रहा है। ये सुधारना चाहिए। और हम भारत और पाकिस्तान दोनों मिल के हम आज़ादी के लिए लड़ाई कर चुके हैं, तो अभी अलग हो चुका है, लेकिन एक दिन एक होंगे। इसके बारे में महापुरुषों महाजगी शेरविंद का बात जरूर हम याद करना चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण बात सबको लिए बताया है। बाय व्हाट एवर मीन्स, इन व्हाट एवर वे द डिवीजन मस्ट गो, यूनिटी मस्ट विल बी अचीव्ड फॉर द ग्रेटनेस ऑफ इंडियाज फ्यूचर। ये बात श्री अरविंद बताए थे अपने मैसेज में 1947 अगस्त 14 को, कि जिस प्रकार में होना क्यों, भारत और पाकिस्तान एक होगा, जरूर होगा, लेकिन समय का इंतजार करना होगा। द यूनिटी मस्ट विल बी अचीव्ड। उन्होंने बोला कि यूनिटी जरूर होगा, कैसे भी करके होगा, क्योंकि ये इंडिया के लिए जरूरी, पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं है, क्योंकि हम तो आगे सपना देख रहे हैं। हम तो भारत विश्वगुरु का सपना देख रहा है। ये ग्रेटनेस इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए नहीं जी रहा है, वो सारे विश्व के लिए जी रहा है। इसलिए ये सब जरूरी है, और ये तो जरूर वो एक दिन इंडिया और पाकिस्तान एक होगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? व्हाट एवर मीन्स एंड व्हाट एवर वे का मतलब क्या है? क्या हम जाकर पाकिस्तान को जंग करेंगे? जिन लोग सोच रहे हैं कि जंग करके हम पीओके ला पाएंगे और अक्साई चीन को क्या ला पाएंगे, ऐसा सोचना गलत हो गया। ये तो छोटा सोच है। हम तो कितना बड़ा सोच रहे हैं। अखंड भारत जो है, उसका ज्योग्राफी अगर बाउंड्री लाइन देखेंगे तो कितना देश इसमें शामिल है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सब मिलाकर हम अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। और कहाँ हम अक्साई चीन और पीओके, ये छोटा सा बात के लिए हम माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये होगा, लेकिन कैसे होगा? समय का इंतजार करना पड़ेगा, और एक दिन भारत अखंड बनेगा, ये तो तय है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो व्हाट एवर मीन्स एंड व्हाट एवर वे का मतलब क्या है? क्या हम जंग करके जाएंगे? बट वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर नॉट इन फेवर ऑफ फोर्सिबली एनेक्सेशन। हम विस्तार नीति के खिलाफ है कि देश युद्ध करता है, युद्ध ये देश का नीति का हिस्सा है। श्री अरविंद ने गीता निबंध माला में ये बात सबको बताया है। The teaching of Bhagavad Gita is an adequate reply to those who ever battle sin and aggression in the lowering the morality. जिन्होंने युद्ध एक पाप समझा है और वो मोरालिटी डाउन करने वाला बात बोलते हैं, इनके लिए भगवत गीता एक
अच्छा सबक है। युद्ध हम कर सकते हैं, युद्ध नीति का हिस्सा है, बट वी कैनॉट प्रेडिक्ट फॉर द वार। काल क्या हो सकता है इसके बारे में कोई पता नहीं था, पता नहीं है, कोई भी कुछ बोल नहीं सकता, जो भी है कोई भी बोल नहीं सकता काल क्या होगा, युद्ध होगा या नहीं होगा, ये तो कोई बोल नहीं सकता। हम तो युद्ध के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा 4 बार जंग हो चुका है, 4 बार लड़ाई हो चुका है, लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। क्या अपना घुटने टिकने कर देंगे, हम सरेंडर कर देंगे जब कोई अपना देश का अखंडता संप्रभुता का बात होगा? भारत कभी घुटने टिकने नहीं देगा अपने को। जरूरत होगा तो हम लड़ाई करेंगे, और 4 बार हमने लड़ाई किया है, हम चाह कर भी लड़ाई नहीं किया है, हम चुप नहीं रहा, चाह कर भी हमने लड़ाई करना पड़ा। हम ये तो मजबूरी था हमको, क्योंकि हमने लड़ाई के लिए, जंग के लिए उस्काया गया है। पाकिस्तान की ओर से लड़ाई हुआ था और हमने उसको खत्म किया। हो सकता है लड़ाई, लेकिन इसके लिए बजाव भी होता है। प्रभु रामचंद्र ने लड़ाई किया था, लेकिन इसके लिए बजाव है। लेकिन हम फोर्सफुली एनेक्सेशन करना नहीं चाहते हैं, विस्तार नीति खिलाफ नहीं, इसलिए हम जाकर सीधा डायरेक्ट जंग करके देश को, टेरिटरी को अपने शामिल कर देंगे, तो ये तो जायज नहीं है, लोगों को मानने का बात नहीं है। हम इसके खिलाफ है। उरी में अटैक हुआ और आतंकवाद ने अटैक करके हमारा 19 जवान का जान ले ली, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। फिर क्या हुआ, हमको बालाकोट अरेस्ट हुआ, 40 जवान पुलवामा में अटैक के बाद 40 जवान शहीद हो गए। क्या इनका शहादत का कोई मूल्य नहीं है? हमने अटैक किया, हमने युद्ध किया, लेकिन किसके खिलाफ? इट वॉज नॉट ए फुल फ्लेज्ड अटैक अगेंस्ट द पाकिस्तान। ये तो सिर्फ काउंटर टेररिज्म अटैक था, ये तो आतंकवादी के लिए लड़ाई था। इसीलिए हम युद्ध के खिलाफ हैं। ये देश स्वामी विवेकानंद का देश है, ये भगवान बुद्ध देव का देश, ये तो शांति का पुजारी, अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी का देश है, ये महावीर का देश है, ये महापुरुष श्री अरविंद का देश है। यहाँ कभी भी हम युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन हमको शांति रखना पड़ेगा। कैसे शांति हम रखेंगे? हम प्रेम से ये दुनिया को एक करेंगे। अखंड भारत प्रेम से बनेगा। युद्ध से बेहतर रास्ता हम प्रेम से, हम विश्वास से, हम सहमति से पाकिस्तान और भारत एक होगा, सब देश होगा, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। आखिरी अखंड भारत की दिशा में भारत क्या क्या कदम उठाया है और क्या करना चाहिए, और हमारा जिम्मेदारी क्या होना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते देश के लिए हमारा क्या फर्ज बनता है और कैसे अखंड भारत बनेगा, इसके लिए मैं फिर चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं इतना में अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। सबका भला हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।